Welcome all of you. Now let's see tax invoice, credit and debit notes. बहुत सिंपल चैप्टर है. अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स देखे, सब में हमने देखा जैसे टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह में कि इनवॉइस जो है वो किस दिन बनाना होता है. उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे सेक्शन 31 के, याद होंगे आपको. तो अब ये सेक्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स कब इशू होते हैं वो भी अपन देखेंगे. ओके, किसी को रिफंड देना है तो क्रेडिट नोट इशू होता है कस्टमर को, और अगर किसी कस्टमर से ज्यादा पैसे लेना है तो फिर हम डेबिट नोट इशू करेंगे और उससे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे. तो जब एक्स्ट्रा पैसे लेंगे तो उसमें जीएसटी भी लगेगा, और जब हम रिफंड करेंगे तो जीएसटी का भी रिफंड होगा प्रोपोर्शनेटली. तो उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट्स करने होते हैं सप्लायर ने और रिसिपिएंट ने, ये अपन इसमें स्टडी करते हैं. तो बहुत सिंपल है, लेट्स सी. सबसे पहले टैक्स इनवॉइस से शुरू करते हैं सेक्शन 31 से कि रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स. तो पहले अपन गुड्स देखेंगे, गुड्स को अंडरलाइन कर लिया जाए. सबसेक्शन 1 इज फॉर गुड्स. शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. यानी अगर मूवमेंट है, मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्ट, जहां हम ट्रांसपोर्टर को देंगे फिर ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा और दूसरी जगह पे आपको डिलीवरी देगा, तो उसको मूवमेंट कहते हैं. तो अगर मूवमेंट है तो रिमूवल के पहले, रिमूवल यानी कि व्हेन आई हैंड ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर, जब मैं सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करता हूं उसको कहते हैं रिमूवल. रिमूवल फॉर सप्लाई. तो ये रिमूवल के पहले मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा, या तो रिमूवल के वक्त या उसके पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए. बिना इनवॉइस के गुड्स रिमूव नहीं हो सकते. ओके, और जहां मूवमेंट नहीं है, जैसे आप मेरे दुकान में आए और गुड्स लेके गए, तो वहां कोई मूवमेंट नहीं है, मैं कोई ट्रांसपोर्टर में डालने वाला नहीं हूं, तो वहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स. वेयर देयर इज नो मूवमेंट देन डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो डिलीवरी के पहले बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल या डिलीवरी एज द केस में बी इनवॉइस बन जाना चाहिए. तो बी पॉइंट में वो लिखा है डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट. मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट यानी उसको हैंड ओवर करना. इन एनी अदर केस, तो एनी अदर केस यानी कि जहां पे मूवमेंट नहीं है. इशू अ टैक्स इनवॉइस showing the description, quantity and value of goods, the tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed. तो prescribed यानी कि as per the rules. तो अभी अपन रूल भी पढ़ेंगे इसमें. तो यहाँ तो 2-4 पॉइंट दिए हैं, फिर रूल्स में डिटेल में दिया है कि क्या क्या उसके अंदर मेंशन होना चाहिए. एग्जाम्पल में दिया है कि एक रिटू मैन्युफैक्चरर्स है दिल्ली का जो सप्लाई करता है गुड्स टू प्रखार इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा. द गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम हिज फैक्ट्री ऑन 23 सितंबर. तो फैक्ट्री से रिमूव करते समय ही उसने इनवॉइस बनाने का है, दैट इज 23 सितंबर, या उसके पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए. Provided that the government may, on the recommendation of the council by notification, specify the categories of goods or supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed. यानी गवर्नमेंट के पास पावर है उसको डिले करने का, कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कैटेगरीज ऑफ गुड्स जहां पर इनवॉइस बाद में भी बनाया तो चलता है. और उसके अंदर फिर देखो रूल 55 यहां दिया है. स्पेसिफाइज दीज केसेस वेयर एट द टाइम ऑफ रिमूवल गुड्स में बी रिमूव्ड ऑन डिलीवरी चालान. यानी रिमूवल के समय डिलीवरी चालान बना दो. एंड इनवॉइस में बी इशूड आफ्टर डिलीवरी. तो यहां पे दिया था ना गवर्नमेंट के पास पावर है, तो गवर्नमेंट ने फिर उसके अंदर ये डाला है, एक्सेप्शन दिया है. तो वो कौन से केसेस है देखो. पहला है सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस. गैस तो गैस होता है, लिक्विड गैस होगा जाने तो मजाक बंद. होता है लिक्विड गैस, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना, तो वैसे लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल from the place of business of the supplier is not known. सप्लायर के यहां से निकलते समय उसका क्वांटिटी मालूम नहीं है. अब क्वांटिटी नहीं मालूम तो इनवॉइस कैसे बनेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया ना. तो वो जब बायर के यहां पहुंचेगा तब वहां पे पेमेंट वगैरह करेंगे
और उसके बेसिस पे इनवॉइस बनाएंगे। तो फिर अपने यहां से रिमूव करते समय अपन डिलीवरी चालान बना देंगे और फिर इनवॉइस कब बनेगा, जब कस्टमर के यहां डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क पे हम गुड्स को भेजते हैं, वहां भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, चालान इज इनफ। फिर वहां से वापस लाना पड़ता, अपन ने देखा 1 साल या 3 साल के अंदर। देन 1 साल रॉ मटेरियल के लिए, 3 साल कैपिटल गुड्स के लिए, याद है ना जॉब वर्क। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई यानी जहां सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है मगर सप्लाई नहीं है। और चौथा है कि सच अदर सप्लाईज एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, और भी कुछ जो नोटिफाई कर सकता है बोर्ड। तब यहां करना क्या है, देखो डिलीवरी चालान आपको इशू करना है जो कि सीरियली नंबर्ड होना चाहिए एंड नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। जो सीरियल नंबर होता है 16 कैरेक्टर्स तक का आप रख सकते हो। एंड इन 1 और मल्टीपल सीरीज एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो रिमूवल के टाइम में आपको डिलीवरी चालान जनरेट करना है। जैसे इनवॉइस का नंबरिंग होता है वैसे इसका भी नंबरिंग होगा, सीरियली नंबर्ड अक्रॉस द ईयर, और 1 या मल्टीपल सीरीज में रख सकते हो। यानी एक टाइप का रिमूवल के लिए एक सीरीज, दूसरे टाइप के रिमूवल के लिए दूसरा सीरीज, आप सीरीज मेंटेन कर सकते हो। और उसके अंदर में पर्टिकुलर्स क्या क्या मेंशन करना है, देखो डेट एंड नंबर ऑफ द चालान, किस दिन इशू कर रहे हो, ऑब्वियसली नंबर जो हमने यहां दिखा सीरियल नंबर वो रहेगा। नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआई नंबर ऑफ द कंसाइनर if registered, then name, address and GSTIN or UIN number of the consignee if registered, HSN code and description of goods, क्या goods है उसके अंदर और उसका कोड क्या है, HSN कोड। then quantity provisional where the exact quantity being supplied is not known, तो अगर मालूम नहीं है तो फिर प्रोविजनल में लिखेंगे कि भाई इतना क्वांटिटी जा रहा है एस्टिमेटेड बेसिस, और अगर मालूम है तो लिख दो। देन टैक्सेबल वैल्यू, कितना वैल्यू है उसका, टैक्स रेट एंड द टैक्स अमाउंट डिस्टिंग्विश्ड इनटू सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, यूनियन टेरिटरी वगैरह, वेयर द ट्रांसपोर्टेशन इज फॉर सप्लाई टू द कंसाइनी, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट, एंड सिग्नेचर। अब ये भी जो है टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट, ये अगर आपको मालूम है, क्वांटिटी मालूम है तो निकल सकता है तो लिखो, नहीं मालूम है तो फिर उसको प्रोविजनल बेसिस पे लिखने का है। एंड डिलीवरी चालान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट, यानी कि 3 कॉपीज बनेंगे उसके, जिसके पहले कॉपी पे लिखा होगा ओरिजिनल फॉर द कंसाइनी, दूसरे पे लिखा होगा डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर, जो ट्रक वाले को अपने को हाथ में देना है वो लेके जाएंगे आगे, और जो तीसरा कॉपी है ट्रिप्लीकेट वो अपने लिए रहेगा कंसाइनर के लिए। और उसमें लिखा है ई-वे बिल भी जो बनेगा उसके अंदर डिक्लेरेशन रहेगा कि वे गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन अ डिलीवरी चालान इन ल्यू ऑफ एन इनवॉइस, यानी कि इंस्टेड ऑफ इनवॉइस द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड इन दी ई-वे बिल। जो ई-वे बिल बनेगा ट्रांसपोर्ट का उसके अंदर भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर लिखा है कि टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर जब डिलीवरी हो जाएगी तब फिर अपन टैक्स इनवॉइस जो है वो बनाकर इशू करेंगे। तो लिखा है where the goods being transported are for the purpose of supply to recipient, but tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply. The supplier shall issue a tax invoice after delivery of goods. तो पहले चालान भेज देंगे और फिर टैक्स इनवॉइस बाद में बनाएंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन सीकेडी एसकेडी कंडीशन और इन बैचेस और लॉट्स। एसकेडी यानी सेमी नॉकडाउन, और सीकेडी यानी कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। यानी क्या होता है, या फिर बैचेस और लॉट्स। 4 पॉइंट आगे इधर। सेमी नॉकडाउन यानी जैसे कि कोई इक्विपमेंट बनाया मैंने, लेकिन इक्विपमेंट जो पूरा होता है, पूरा मशीन होता है, उसको फिर मैंने पीसेस में, यानी एक बड़ा एक पीस रखा जिसमें बहुत सारी चीजें हैं,
और फिर छोटी मोटी चीज़ों को मैंने अलग करके स्टोर किया और उसको मैं भेज रहा हूँ, तो उसको सेमी नॉकडाउन कहते हैं, यानी पार्टली नॉकडाउन। कंप्लीटली नॉकडाउन यानी हर एक पार्ट सेपरेट करके, हर एक पार्ट को अलग अलग करके पैक करके फिर अपन निकालेंगे। बैचेस यानी कि वही लॉट साइज, यानी कि आपने मेरे को ऑर्डर किया है 10 यूनिट्स का, लेकिन मैं 2-2 यूनिट करके निकाल रहा हूँ, बैचेस हो गए। या लॉट्स, उसको लॉट्स भी बोलते हैं, 1 लॉट गया, 2 लॉट, 3 लॉट। तो ऐसे केसेस में जब रिमूवल है तो फिर वहां पर इनवॉइस कैसे बनेगा देखो। तो वहां लिखा है कि वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन सेमी, ओह लिखा ही था, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन और in batches or lots, the supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment। पहले कंसाइनमेंट को निकालने के पहले पूरा कंप्लीट इनवॉइस बनना चाहिए। जैसा आपने मेरे को ऑर्डर किया है 50 यूनिट्स का, तो पूरे 50 यूनिट का इनवॉइस बन जाएगा, ओके, बिफोर द फर्स्ट कंसाइनमेंट इज डिस्पैच। Then supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignments giving reference to the invoice। तो पहले बैच में इनवॉइस तो बन गया, अब जब सेकेंड बैच निकलेगा तब क्या, सेकेंड लॉट या बैच या नॉकडाउन कंडीशन में जो सेकेंड वाला निकलेगा उसमें क्या, तो उसमें सिर्फ डिलीवरी चालान बनेगा और उसमें जो इनवॉइस ओरिजिनल है उसका रेफरेंस दिया जाएगा, दैट दिस डिलीवरी चालान इज विद रेफरेंस टू दैट इनवॉइस। और जो इनवॉइस की कॉपी है, जेरोक्स कॉपी, वो फिर साथ में भेजना पड़ेगा डिलीवरी चालान के साथ में। कॉपीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान शैल अकम्पनी ईच कंसाइनमेंट अलोंग विद द ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस। ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी है उसका भी जेरोक्स और उसमें भी साइन। एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट। तो इनवॉइस बन जाएगा पहले कंसाइनमेंट के रिमूवल के पहले, लेकिन जाएगा नहीं, उसका जेरोक्स कॉपी जाएगा पहले विथ डिलीवरी चालान, फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जब आखिरी कंसाइनमेंट जाने वाला होगा, यानी गार्ड का डब्बा, ट्रेन में डब्बे होते हैं ना इंजन से लेके गार्ड, तो लास्ट कंसाइनमेंट जब निकलेगा तब हम ये इनवॉइस का कॉपी उसके साथ में भेजेंगे। सिंपल है। तो उसमें सिर्फ डिलीवरी चालान बनेगा और उसमें जो इनवॉइस ओरिजिनल है उसका रेफरेंस दिया जाएगा, दैट दिस डिलीवरी चालान इज विद रेफरेंस टू दैट इनवॉइस। और जो इनवॉइस की कॉपी है, जेरोक्स कॉपी, वो फिर साथ में भेजना पड़ेगा डिलीवरी चालान के साथ में। कॉपीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान शैल अकम्पनी ईच कंसाइनमेंट अलोंग विद द ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस। ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी है उसका भी जेरोक्स और उसमें भी साइन। An original copy of the invoice shall be sent along with the last consignment। तो इनवॉइस बन जाएगा पहले कंसाइनमेंट के रिमूवल के पहले, लेकिन जाएगा नहीं, उसका जेरोक्स कॉपी जाएगा पहले विथ डिलीवरी चालान, फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जब आखिरी कंसाइनमेंट जाने वाला होगा, यानी गार्ड का डब्बा, ट्रेन में डब्बे होते हैं ना इंजन से लेके गार्ड, तो लास्ट कंसाइनमेंट जब निकलेगा तब हम ये इनवॉइस का कॉपी उसके साथ में भेजेंगे। सिंपल है। फिर आगे चलते हैं, सबसेक्शन 2 पे आते हैं, 31(2). तो ये 31(1) हुआ गुड्स के लिए। नाउ लेट्स सी 2 इज फॉर सर्विसेज। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज शैल बिफोर or after the provision of service but within 30 days, within 30 days, and in case of banks, insurance companies and NBFCs 45 days from the date of supply of invoice issue a tax invoice। तो नॉर्मल लोगों को, जैसे फारूक का क्लासेस है, तो उसको 30 डेज में इशू करना इनवॉइस फ्रॉम द डे दे सप्लाई द सर्विस। और बैंक्स वगैरह के केस में, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी एंड एनबीएफसीज, उनके केस में 45 डेज का टाइम है। 45 डेज के अंदर, सप्लाई के बाद 45 डेज के अंदर वो इनवॉइस बना सकते हैं। Provided that the government may, on the recommendation of the council by notification and subject to conditions as may be mentioned therein, specify categories of services in respect of which any other document, proviso है, any other document बोलता है, any other document in relation to supply shall be deemed to be a tax invoice। जैसे रेलवेज वगैरह के केस में जो टिकट वो इशू करते हैं, एरोप्लेन वगैरह में टिकट इशू करते हैं, उसको ही टैक्स इनवॉइस माना जा सकता है।
या फिर टैक्स इनवॉइस मे नॉट बी इशूड। तो फिर देखो जैसे सबसेक्शन 1 में था वैसे यहां पे भी गवर्नमेंट को पावर है कि या तो वो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को अलाउ कर दे टैक्स इनवॉइस की जगह कि उसी को टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, या फिर कुछ कुछ केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर उसका पॉइंट दिया, देखो किन किन लोगों को ऐसा करने को अलाउ किया है, तो वो भी अपन देखते हैं। फॉलोइंग सप्लायर्स may issue a tax invoice but they are also permitted to issue any other document in lieu of tax invoice by whatever name called। जो भी नाम उसको देना है आप दे दो। कौन कौन लोगों को अलाउ किया है, तो देखो सबसे पहले है इंश्योरेंस कंपनीज यानी इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज। इनको बोला है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करो जिसमें सीरियल नंबर रहेगा and address of the recipient ये ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, यानी सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जो है ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत कंपलसरी नहीं है। अगर मालूम है तो लिखो, नहीं मालूम है मत लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैंडेटरी है, ये वाला जो है ये मैंडेटरी है, इसको लिखना ही पड़ेगा। देयर इज अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर रूल 46 जो डिटेल रिक्वायरमेंट्स इनवॉइस के, एंड सच डॉक्यूमेंट में बी इशूड और मेड अवेलेबल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकली भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। तो बाकी सब इंफॉर्मेशन रहेंगी जिसमें जीएसटी एंड नंबर ऑफ द कंजाइनर, द कंजाइनी, ये नहीं कंजाइनी तो इसमें नहीं आएगा, सॉरी ये सर्विस है, सप्लायर, रेसिपिएंट, उसके नंबर्स अगर है तो, उसके बाद बाकी सब डिटेल्स जो है, वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, वो सब रहेगा। सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है और एड्रेस अगर मालूम नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। अब बैंक में हजारों लोग आते हैं, सबका एड्रेस थोड़ी मालूम रहता है, तो ठीक है नहीं डाला तो भी चलेगा। फिर जीटीए का एक एक्सेप्शन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होता है, जीटीए सबको मालूम है, जीटीए ट्रक ट्रांसपोर्ट बाय रोड जो करता है इन अ गुड्स कैरेज, तो उनके लिए क्या है कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो बनाते हैं, जैसे बेसिकली उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट नोट, तो वो भी वो बना सकते हैं जिसके अंदर ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट कितना जा रहा है वो लिखना है, नेम ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, किसका माल लेके जा रहे, किसके पास लेके जा रहे, देन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज, ट्रक का नंबर क्या है वो लिखो, इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, कौन से गुड्स हम लेके जा रहे हैं, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहां से जा रहा है कहां जाएगा, देन GSTIN ऑफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स, दैट इज अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज लगता है, तो कौन इसमें टैक्स भरेगा, कंसाइनर भरेगा या कंसाइनी भरेगा। और जीटीए भी लिखा है लेकिन जीटीए उसमें आता नहीं है क्योंकि वो तो एग्जेम्पशन होता है, तो कंसाइनर भरेगा या कंसाइनी भरेगा, कौन भरेगा टैक्स, हु विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो अपने को पेमेंट करेगा वो भरेगा, तो अपन वो लिखेंगे ना कि हमको पेमेंट कंसाइनर ने किया है, हम बिल उसको दे रहे हैं तो वो टैक्स भरेगा, या हमें पेमेंट कंसाइनी करने वाला है तो वो टैक्स भरेगा, तो लिखो। एंड अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46। देन सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, रेलवेज और एयरलाइंस, वो उसमें आ गए, तो वो भी जैसे टिकट इशू करते हैं ना, टिकट, तो वो ही टैक्स इनवॉइस माना जाता है। तो उसमें लिखा है कि उसमें सीरियल नंबर होने की जरूरत नहीं है और एड्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऑप्शनल है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन जो है वैल्यू वगैरह वो सब लिखना जरूरी है एज पर रूल 46। एंड टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड अ टिकट इन एनी फॉर्म बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो ये टिकट जो है वो ही चलेगा, लेकिन उसमें बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए, सीरियल नंबर और एड्रेस नहीं रहा चलेगा। और ये सब जो बाकी डिटेल्स हम बोल रहे हैं कि वो चाहिए, तो वो क्या क्या होती है, तो वो देखो अब रूल 46 यहां दिया है, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन अ टैक्स इनवॉइस। तो ये सब रट्टा मारने का है थोड़ा सा, देखो बहुत सिंपल रहता है।
Tax invoice referred to under 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars, namely name, address and the GSTIN number of the supplier. तो सबसे ऊपर तो सप्लायर का ऑब्वियसली नाम रहेगा ना, उसका इनवॉइस है तो उसका ही नाम तो सबसे ऊपर रहेगा, फारूका क्लासेस, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, फिर सीरियल नंबर, इनवॉइस का सीरियल नंबर कॉन्जिक्यूटिव, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, तो कोई भी सीरियल नंबर जो इनवॉइस बनता है वो आप 4 डिजिट का बनाओ चलेगा, 5 डिजिट चलेंगे, 16 डिजिट से ज्यादा नहीं चाहिए. 16 is the maximum because that is accepted by the computer of the government. In one or multiple series, आप साल भर का एक सीरीज रख सकते हो या मल्टीपल सीरीज रख सकते हो. जैसे एक्सपोर्ट का अलग सीरीज रखेंगे, डोमेस्टिक सप्लाई का अलग रखेंगे, उसमें भी अगर अलग अलग कोई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई है आपके तो आप अलग अलग सीरीज रख सकते हो. कंटेनिंग अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हाइफन, डैश, स्प्लैश, ऐसे भी रख सकते हो आप. एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो आप ये यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो आपको रीनंबरिंग शुरू करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि एक ही चल रहा है सालों साल तक, नो, हर साल नया नंबर शुरू करेंगे, 0 से शुरू होगा, वो तो ठीक है. लेकिन देखो अपन अल्फाबेट्स भी रख सकते हैं इसमें. It can be an alphanumeric as well as special characters. Then date of issue, name, address and GSTIN number if any, या यूनिक आइडेंटिटी नंबर अगर वो एम्बेसी वगैरह को हम सप्लाई कर रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस वगैरह किसी को. इफ रजिस्टर्ड ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट का है तो फिर लिखेंगे ताकि वो क्रेडिट ले सके, फिर बाद में उसको आईटीसी लेना है ना तो अपन लिख के देंगे. और अगर आप जैसे हो मेरे कस्टमर्स तो आप लोग हो तो मैं आपका जीएसटीआईएन नंबर कहां से लिखूंगा, आपके पास है ही नहीं. अगर हो तो मेरे को दो तो मैं लिख के दूंगा आपको. द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with this name of the state and its code if such recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is 50,000 rupees or more. अगर 50,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट भी लिखना जरूरी है, एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट, और उस स्टेट का जो कोड है वो भी अपन उसमें डालेंगे. इफ सच रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो वैसे ही मैं आपका जीएसटीआईएन नंबर डाल दूंगा तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर आप अनरजिस्टर्ड लोगे, जैसे मैंने कहा कि आप अनरजिस्टर्ड है तो ठीक है, मैंने ऐसे ही इनवॉइस बना दिया तो भी चलेगा. लेकिन अगर 50,000 रुपए से ऊपर का मामला है और आप दूसरे स्टेट में हो, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, कहने का मतलब है ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट एंड द वैल्यू इज 50,000 और मोर, then I have to mention your name and address and address of delivery also. The name and address of the recipient and the address of delivery along with the name of state and its code if such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is less than 50,000 rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice. ये वॉलंटरी है. 50,000 रुपए से नीचे है तो मेरे को नहीं लिखना तो चलेगा अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो. लेकिन अगर आप कहते कि नहीं सर लिख के दो तो फिर मैं लिखूंगा. दिस इज इफ ही रिक्वेस्ट. आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपका नाम और एड्रेस लिख दूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लिख दूंगा. 50,000 रुपए से ऊपर है तो लिखना जरूरी है, 50 से नीचे है तो जरूरी नहीं है, मगर आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा. फिर HSN कोड, then description of goods and service, quantity of goods and unit or unique quantity code thereof, then taxable value, total value of the supply, then taxable value of the supply or both taking into account discount or abatement if any. यानी कभी कभी टोटल वैल्यू अलग हो सकता है और टैक्सेबल वैल्यू अलग हो सकता है, कभी कभी सेम रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो सेम रहेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट वगैरह है तो फिर दोनों में डिफरेंस आ सकता है. देन रेट ऑफ टैक्स, जिसमें सेंट्रल स्टेट वगैरह के सबके रेट अलग अलग लिखे जाएंगे. द अमाउंट ऑफ टैक्स, वो भी अलग अलग मेंशन होगा सबका, सेंट्रल कितना, स्टेट कितना, आईजीएसटी कितना,
यूनियन टेरिटरी कितना. देन प्लेस ऑफ सप्लाई along with the name of the state in the case of a supply in course of interstate trade or commerce. अगर interstate है तो उसका नाम लिखो दूसरे स्टेट का, और place of supply कहाँ पे है वो लिखो. Then address of delivery where the same is different from the place of supply. अगर place of supply अलग है और delivery अलग है तो वो भी अलग से लिखना पड़ेगा. And where the tax is payable on reverse charge basis, ये भी लिखो फिर अगर reverse charge में है तो कि tax is payable by recipient. And lastly, signature or digital signature of the supplier or his authorized representative. फिर उसमें एक पॉइंट ये भी है कि HSN के कितने डिजिट्स आपको लिखना जरूरी है. HSN कोड लिखना है अपन ने देखा अभी रूल में, तो कितने डिजिट्स लिखना जरूरी है. तो उसका एक नोटिफिकेशन है. तो उसमें देखो कि बोर्ड में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ HSN कोड ऑफ फूड एंड सर्विस that a class of registered person shall be required to mention for such period as may be specified in notification, and the class of registered persons that would not be required to mention the HSN code for goods or service. फूड नहीं होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए. मैंने बोला साला फूड कहाँ से आ गया, फूड एंड सर्विस कैसे आएगा, गुड्स एंड सर्विस. हाँ, तो कितने डिजिट्स मेंशन करना वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा. और दूसरे में लिखा है कि क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड, जरूरत ही नहीं है लिखने की. तो वो नोटिफिकेशन पे देखो नीचे दिया है, ये आपको याद रखना है. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 ऑफ जून 2017. तो उसमें लिखा है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी इस साल के पहले साल में अगर आपका टर्नओवर ATN एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल टू लेस देन 1.5 करोड़ होगा, यानी आप बहुत छोटे डीलर हो, 1.5 करोड़ के नीचे तुम्हारा टर्नओवर है पिछले साल में, तो आपको कोई भी HSN कोड लिखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये क्या होता है, HSN कोड निकालो, ढूंढो, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, एक चार्टर अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, वो आपको निकाल के देंगे, बड़ा तकलीफ का काम है और खर्चे का काम है. तो वहां गवर्नमेंट ने कहा कि भाई छोटे मोटे डीलर लोग है ये, इनको जाने दो. तो वो एक पॉइंट. दूसरा कि अगर आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में का टर्नओवर था पिछले साल, तो आपको 2 डिजिट मेंशन करना है, और जिनका 5 करोड़ के ऊपर है उनको 4 डिजिट्स मेंशन करना है. अब इसको क्या करना है, बेसिकली याद रखना है. ओके. देन इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, थर्ड प्रोविजोरी सेक्शन रूल 46 है. अब ये सब अलग अलग सिचुएशंस है, तो सिचुएशन वाइज अपन पढ़ेंगे उसको. तो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस का मामला अगर है तो उसमें देखो, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनवॉइस शैल कैरी एन एंडोर्समेंट सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ यूनिट या डेवलपर ऑफ ऑथराइज ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, और सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ, developer for authorized operations under bond or letter of undertaking without payment of integrated tax as the case may be. अब इतना सारा जो है इसमें से जो भी एक है वो आप लिखो. तो बेसिकली 3 चीजें हैं. एक तो एक्सपोर्ट डायरेक्टली, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या नंबर 2 सप्लाई टू डेवलपर ऑफ सेल्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या फिर सप्लाई टू यूनिट ऑफ SEZ. 3 लोगों को सप्लाई है, एक एक्सपोर्ट, एक सप्लाई टू डेवलपर ऑफ SEZ, या फिर सप्लाई टू यूनिट इन SEZ. तो ये जो भी आप कैटेगरी में आते हो वो आपको लिखना पड़ेगा. एंड पर्टिकुलर ऑफ एन एक्सपोर्ट इनवॉइस आर सेम एज टैक्स इनवॉइस, बाकी डिटेल सब सेम रहेंगे. However, where recipient is unregistered and the value of supply is 50,000 or more, instead of name of state and its code, in case of export invoice, name of country of destination is to be mentioned. तो अभी हमने देखा ना कि 50,000 रुपए से ऊपर है तो स्टेट का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन ये तो एक्सपोर्ट है, तो यहाँ स्टेट के नाम की जगह पर अपन कंट्री का नाम लिखेंगे कि भाई हमने एक्सपोर्ट किया तो कहाँ किया, तो US किया, रशिया किया, हांगकांग किया, वो लिखेंगे. फिर मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस आता है, किस तरह से इनवॉइस इशू करेंगे. तो 3 कॉपी बनानी पड़ती है ट्रिप्लीकेट,
इनवॉइस हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट इन 3 कॉपीज, जिसमें पहली कॉपी के ऊपर लिखा जाएगा ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, दूसरे पे लिखा जाएगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, और तीसरी के ऊपर लिखा जाएगा ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, यानी अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए। तो तीसरा कॉपी अपने खुद के पास रहेगा। फिर द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में 2 कॉपी बनेंगे। तो पहला पॉइंट में गुड्स अंडरलाइन कर लो। गुड्स में 3 कॉपी बनते हैं क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टर आता है ना, बीच में ट्रांसपोर्टर आता है, इसलिए वहां 3 कॉपी। सर्विस में कोई ट्रांसपोर्टर रहता है क्या? नहीं, तो इसलिए 2 ही कॉपी है। फर्स्ट फॉर द रेसिपिएंट, सेकंड फॉर आर रिकॉर्ड सप्लायर। तो पहला रेसिपिएंट के लिए, दूसरा सप्लायर के लिए। And the serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the common portal in GSTR1। ये GSTR1 जो अपन भरते ना रिटर्न के चैप्टर में, देखेंगे डिटेल में। तो GSTR1 के अंदर अपने को इस मंथ में, जैसे अपना अगर मंथली टैक्स पीरियड है तो मंथ में हमने कौन से इनवॉइस से कौन से इनवॉइस तक इशू किया, इनवॉइस नंबर 134 to 183, तो वो अपने को मेंशन करना है। And notwithstanding anything contained in 1 and 2, a registered taxable person may within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoices already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him। ये कौन से केस में है? ये अपने पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन में, कि जब भी आप लायबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर 30 दिन में अप्लाई किया तो फिर ऑफिसर सब वो क्रॉस वेरीफाई करके, हमने देखा सब बहुत सारे प्रोसीजर है, वो सब वेरीफाई करके आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। अब जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा तो वो तो बाद में आएगा ना, लेकिन आप लायबल तो पहले से हो गए थे। सो यू बिकम लायबल से, एंड देन ऑन 25th डे यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड ऑन 42nd डे, नहीं इतना डिले तो नहीं होगा, 25 को तुमने भरा तो उसके ऐसा समझो 5-6 दिन में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आ गया, तो 30 तारीख को तुमको रजिस्ट्रेशन मिला। अरे तो इतने समय में जो इनवॉइसेस इशू हुए थे वो टैक्स इनवॉइस तो नहीं थे, एज पर द एक्ट तो नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो था ही नहीं। तो वो जितने भी इनवॉइसेस इशू हुए हैं इतने समय में, उसको तुमको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा एज पर दिस एक्ट। तो ये एक्ट के हिसाब से जो इनवॉइसेस बनते हैं वो इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, आए समझ। तो इसके लिए वो कॉन्सेप्ट है रिवाइज्ड इनवॉइसेस, क्योंकि तुम्हारा जिस दिन से तुम लायबल होते हो और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट हुआ वो बाद में हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिलता कहां से है? बैकडेटेड मिलता है ना रजिस्ट्रेशन अपने को। यू आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड राइट फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकम लायबल। तो इतने समय में जो इनवॉइसेस हम इशू कर चुके हैं वो अपने को रिवाइज करने पड़ेंगे। सिंपल। लेकिन फिर उसमें प्रोविजो कहता है दैट अ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू अ रेसिपिएंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ड्यूरिंग सच पीरियड। अब जितने भी मैंने रजिस्टर्ड लोगों को माल सप्लाई किया है, गुड सप्लाई किया है, तो वहां तो सबको अलग अलग जितने इनवॉइस इशू किए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको रिवाइज करना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन जो मैंने अनरजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई किया है, अनरजिस्टर्ड लोगों को, उसमें भी क्या हर एक इनवॉइस के लिए रिवाइज इनवॉइस बनाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा वैसे भी अनरजिस्टर्ड लोग है, जाने दो उसको, कौन कौन क्रेडिट लेने वाला है? सामने वाले कोई क्रेडिट लेंगे क्या? नहीं। तो तुम एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दो। तो मान लो कि इस पीरियड में मैंने 300 इनवॉइस रजिस्टर्ड लोगों को दिए हैं और 600 इनवॉइस अनरजिस्टर्ड लोगों को दिए। तो वो जो 300 इनवॉइसेस, 300 इनवॉइसेस मैंने रजिस्टर्ड लोगों को दिए हुए हैं, वो सबको तो मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, वो सबको रिवाइज करना पड़ेगा, एक एक को एक एक रिवाइज करना पड़ेगा, सिंगल टू सिंगल, क्योंकि उसके बेसिस पे वो लोग आईटीसी लेंगे ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए 1 to 1 जाएगा। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड लोगों को 600 इनवॉइसेस बना के दिए थे मैंने अलग अलग गुड्स के लिए, छोटे मोटे, वो सबका एक कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस में बना सकता हूं, क्योंकि उन लोगों को कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है ना, इसलिए उसको कंसोलिडेट करके सिंगल बना दो।
आए समझ में? द रीजन, वेरी गुड. Then provided further that in case of interstate supplies where the value of supply does not exceed 2,50,000 rupees, yani 2.5 lakh rupees, a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all the recipients located in a state who are not registered. तो इंटरस्टेट में बोला है कि अगर 8-10 सप्लाई मैंने किया था बिहार में अनरजिस्टर्ड लोगों को और उन सब का वैल्यू मिलाकर 2.5 लाख से कम है, तो फिर वहां भी आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो, लेकिन एक एक रेसिपिएंट के लिए. हाँ, यानी एक एक स्टेट के लिए. तो बिहार में मैंने कुछ सप्लाई बिहार किया, कुछ सप्लाई यूपी में किया, कुछ सप्लाई तमिलनाडु किया, कुछ सप्लाई उड़ीसा किया. तो ऐसा नहीं कि सबके लिए मैं सिंगल बना दूंगा, नो. हर एक स्टेट में जितना जितना गया उतने उतने के लिए अपन 1111 कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हैं. लेकिन किसके लिए? when the supply is to unregistered persons and the value is not exceeding 2.5 lakh rupees. और अगर वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर हुआ तो फिर सेपरेट रिवीजन करना पड़ेगा. जिस एग्जांपल में दिया देखो, साराभाई प्राइवेट लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल इन दिल्ली. Its turnover exceeded 20 lakh on 3rd September. तो 3rd September को क्या हुआ? वो liable हुआ. Thus it became liable to registration on 3rd September. It applied for registration on 29 September and granted registration on 5th October. 5 अक्टूबर को उसको रजिस्ट्रेशन मिला. तो अब देखो, अब ये 3rd September से लेकर के, और रजिस्ट्रेशन जो मिला वो 3rd September से इफेक्टिव होगा. तो 3rd सितंबर से लेकर के 5th अक्टूबर तक जितने भी इनवॉइसेस तुमने बनाए होंगे पुराने, उनको रिवाइज करना पड़ेगा. और रिवाइज कैसे करोगे? रिवाइज कैसे करोगे कि ये 3rd सितंबर से 5th अक्टूबर, राइट? फिर से एक बार समझ लो, 3rd सितंबर से 5th अक्टूबर जितने भी इनवॉइस दिए थे सबको रिवाइज करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन्स को दिए थे तो सिंगल सिंगल रिवीजन होगा, हर एक सिंगल सिंगल रिवाइज होगा. और अनरजिस्टर्ड को दिया है तो उसमें 2 कैटेगरी आएंगी. सेम स्टेट में दिया है तो उनका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस चल जाएगा, लेकिन अदर स्टेट में गया है यानी इंटर स्टेट है, तो फिर एक एक स्टेट में जो अपन ने सप्लाई किया, सप्लाई टू उड़ीसा सेपरेट कंसोलिडेटेड इनवॉइस, सप्लाई टू बंगाल सेपरेट इनवॉइस, स्टेट वाइज बनाना पड़ेगा जहां जहां हमने इंटर स्टेट में सप्लाई किया. और वो भी तब जब 2.5 लाख से कम होगा. तो अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो सेपरेट बनाना पड़ेगा. तो ऐसे उसको देखना है. रजिस्टर्ड को दिया है चाहे इंट्रा स्टेट दो चाहे इंटर स्टेट दो, वो तो सेपरेट ही होगा, क्योंकि उस पर तो आईटीसी है ना, सामने वाला आईटीसी लेने वाला है, तो सेपरेट ही जाएगा. लेकिन अनरजिस्टर्ड को है तो वहां आप कंसोलिडेशन कर सकते हो. तो ये तो हुआ कंसोलिडेशन. उसके बाद देखो बी क्लॉज क्या कहता है. अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू एन इनवॉइस if the value of goods or service of both supplies is less than 200 rupees, provided it is made to an unregistered person and the recipient does not require such invoice. अब सोचो एक पान ठेला वाला है. पान ठेला वाला किन लोगों को पान बेचता है? रजिस्टर्ड पर्सन्स को बेचता है क्या? नहीं, अनरजिस्टर्ड को. ऐसे ही लोग आते हैं, एक पान 2 पान खा के जाते हैं. अब उसका वैल्यू कितना रहता है? अच्छे से अच्छे भी पान खा लो, आजकल चॉकलेट पान और मालूम नहीं क्या क्या पान आते, तो भी 50 रुपए 100 रुपए, उससे ज्यादा क्या होता है. तो पान की वैल्यू यानी एक एक कस्टमर से अपन कितना पैसा ले रहे हैं? 200 रुपए से कम ही ले रहे हैं ना, और वो सब अनरजिस्टर्ड लोग हैं, तो इसलिए वहां कोई इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है. लेकिन उसके बदले क्या करना है उनको? Instead, such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day. At the close of each day. तो पान ठेला वाला दिन भर में पान बेचेगा, 1 पान 2 पान 3 पान 4 पान,
उसका एक हिसाब अलग से लिखता जाएगा। और फिर जब दिन खत्म होगा, रात को 11 बजे वो दुकान बंद करेगा अपना पान ठेला, तो उस वक्त बैठ करके एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाएगा पूरे दिन का कि आज के दिन में मैंने 25,000 पान बेचे। 25,000 पान और एक पान की कीमत होती है 30 रुपए, तो 25,000 मर गए। बैटरी डाउन हो गई क्या कैलकुलेटर की? मर गए। अब क्या होगा इसका? इसको तो खुलता भी नहीं, इसको बदलेंगे कैसे? भेजना पड़ेगा कल उसको। अच्छा चलो 25,000 इंटू कर लेते अपन 30 ना। कैलकुलेटर ना, तो फोन किस काम का है, उसमें भी कैलकुलेटर होता है। लेट्स सी। यस, 25,000 पान नहीं, 25,000 पान बेच डाले उसने एक दिन में। पागल है क्या साला? पान ठेला वाला है तो करोड़पति हो जाएगा। 2500 पान ले लेते हैं, ज्यादा हो गए 25,000। 2500 पान इंटू 30 रुपए पर पान, तो उसका कलेक्शन हो गया 75,000 रुपए। तो दिन के एंड में वो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये सब एग्जाम्पल फिट करो हाँ दिमाग में। Thus, small taxpayers like small retailers, किराने की दुकान वाला है कोई, doing a large number of small transactions for value which is less than 200 rupees per transaction to unregistered customers need not issue invoice for every transaction. They can issue one consolidated invoice at the end of each day for all the transactions during that day. However, they should also issue an invoice where the customer demands, obviously. And above provisions are also applicable to bill of supply. ये bill of supply भी आगे समझाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब कि आप देखो एक एग्जांपल कि अगर पान ठेले को एक ऑर्डर मिला है, कंपनी से ऑर्डर मिला है, एक रजिस्टर्ड पर्सन से ऑर्डर मिल गया है, वहां कुछ है पार्टी वार्टी, तो फिर उसको जब वो इनवॉइस देगा तो वहां पे सेपरेट इनवॉइस जाएगा, चाहे 200 रुपए से कम हो चाहे 200 रुपए से ज्यादा हो। रजिस्टर्ड को बेचा तो फिर अपने को इनवॉइस बनाना ही बनाना है। अनरजिस्टर्ड को भी बेचा और 200 रुपए से ऊपर अगर गया तो इनवॉइस अलग से बनाना पड़ेगा। 200 के ऊपर है तो इनवॉइस बनेगा। और बाकी जो फिर बच गए, तो हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए दिन में, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन 200 के ऊपर थे, इनवॉइस बनाओ अलग, और बाकी जो बच गए सब छोटे 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 200 से कम वाले, टू अनरजिस्टर्ड, उसका फिर अपन एंड ऑफ द डे में वन कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया देखो उधर, जैन एंड सन्स is a trader dealing in stationery items. It is registered under GST and has undertaken following sales during the day. Number 1, राघव ट्रेडर्स रजिस्टर्ड रिटेल डीलर, एक रजिस्टर्ड डीलर को एक सेल मारा है, तो इसका कंसोलिडेशन में आएगा कि अलग बनेगा? सेपरेट बनेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ना, तो इसका सेपरेट इनवॉइस, ऐसे ना सेपरेट इनवॉइस। देन ध्रुव एंटरप्राइजेज एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडर, 358 रुपए है, 358 रुपए है ना, 200 के ऊपर है, तो ये भी सेपरेट इनवॉइस में जाएगा एज इट इज मोर देन 200। फिर गौरव पेंटर है अनरजिस्टर्ड 500 है तो सेपरेट में जाएगा। ओबेरॉय ऑर्फनेज एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 188, तो बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आराध्या, अमिताभ की पोती, स्टूडेंट है, अनरजिस्टर्ड है 158, तो इसको भी सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है, और 5 ही है ना। तो ये दोनों का फिर कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनेगा। तो ये 3 स्पेसिफिक इनवॉइस बनेंगे और ये 2 का मिला के कंसोलिडेटेड बनाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो वही लिखा है, नन ऑफ द रेसिपिएंट्स रिक्वायर अ टैक्स इनवॉइस, किसी ने भी नहीं कहा कि हमको सेपरेट दो। So determine in respect of which the taxable supply Jain and Sons may issue a consolidated tax invoice. तो वही लिखा है उसमें कि जो आखिरी के 2 है ना, in the given illustration Jain and Sons can issue consolidated tax invoice only with respect to supplies made to Oberoi Orphanage, that is 188, and Aradhya, that is 158, क्योंकि ये लोग अनरजिस्टर्ड भी है और उनका इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो 200 से कम है।
सिंपल। बाकी जो रजिस्टर्ड है उनको तो अलग से देना ही देना है, चाहे वो कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड हो या नॉर्मल हो, रजिस्टर्ड है ना, तो उनको अलग देना ही पड़ेगा। और जो अनरजिस्टर्ड भी है लेकिन वैल्यू 200 के ऊपर है, तो उनको भी अलग से देना पड़ेगा। आए समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। अब देखो, एग्जेम्प्टेड गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस, और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम shall issue instead of tax invoice a bill of supply। तो ये देखो अब नया वर्ड आया, बिल ऑफ सप्लाई। तो जो एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई करते हैं या सर्विसेज, या फिर जो कॉम्पोजिशन डीलर है, वो टैक्स भरते तो है लेकिन वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता। तो इन लोगों को क्या इशू करना है? इनवॉइस के बजाय, इनवॉइस के बदले इनको इशू करना है बिल ऑफ सप्लाई containing such particulars as may be prescribed। तो उसके particulars क्या है वो दिया है नीचे। And provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or service of both supplied is again less than 200 subject to similar conditions as invoice, जो हमने अभी पढ़े। तो इसमें भी वही है कि 200 रुपए से नीचे है तो अलग अलग बिल ऑफ सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, फिर वहां अपन कंसोलिडेटेड एंड ऑफ द डे में बना सकते हैं। और इसके पर्टिकुलर्स क्या क्या है देखो, नेम, एड्रेस, जीएसटी एंड नंबर ऑफ सप्लायर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर वही 16 डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम, जिसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, हाइफन, डैश वगैरह एंड स्लैश। और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक रहेगा। फिर डेट ऑफ इशू है, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआईएन और यूआईएन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट है, HSN code of goods or service, description of goods or service, value of supply and signature and digital signature। तो बेसिकली क्या मिसिंग है? रेट ऑफ टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, क्योंकि एग्जेम्प्ट है ना गुड्स, तो एग्जेम्प्ट है तो रेट ऑफ टैक्स भी नहीं आएगा और अमाउंट ऑफ टैक्स भी नहीं आएगा, बाकी सारी डिटेल्स लिखने का है। और नोट में लिखा है कि एनी टैक्स इनवॉइस और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट इशूड अंडर दिस एक्ट for the under any other act for the time in force in respect of any non-taxable supply shall be treated as bill of supply for the purpose of this act। यानी और कोई लॉ में अगर आप आते हो, जीएसटी में आप एग्जेम्प्ट हो लेकिन हो सकता है कि और कोई लॉ में आप टैक्सेबल हो, जैसे कि स्टेट एक्साइज, स्टेट वैट वगैरह में, तो वहां के लॉ के हिसाब से अगर आपने बना दिया है इनवॉइस तो उसको यहां पर हम बिल ऑफ सप्लाई मान लेंगे, फिर यहां अलग से कोई इशू करने की जरूरत नहीं है। दैट इनवॉइस इज एक्सेप्टेड हियर एज बिल ऑफ सप्लाई। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हो कि आप दारू बेचते हो, यानी आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में खाना भी बेचते हो, दारू भी बेचते हो, तो खाने का जो है वो तो जीएसटी में कवर्ड है, खाना जीएसटी में कवर्ड है, लेकिन दारू जो है वो जीएसटी में नहीं आता, वो स्टेट में जाता है ना, स्टेट वैट में जाता। तो आप खाने का जो बिल बनाओगे वो एज पर दी अपना इस पे हिसाब से बनाओगे, जीएसटी के हिसाब से, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस बनेगा, और जो दारू का इनवॉइस बनेगा वो स्टेट के हिसाब से बनेगा, स्टेट का जो वैट लॉज है उसके हिसाब से बनेगा। तो वो जो बनाया आपने दारू के लिए इनवॉइस, उसको जीएसटी में अपन बिल ऑफ सप्लाई मान लेंगे, तो फिर अलग से बनाने की जरूरत नहीं। और एक एग्जांपल दिया है कि पटेल एंड सन्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10, तो उसको भी बिल ऑफ सप्लाई बना के देना है टू द बायर्स ऑफ गुड्स एंड नॉट टैक्स इनवॉइस, ओके, एज इट डज नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द बायर्स। अपने को टैक्स कलेक्शन भी नहीं करने का और उसमें लिखना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लिख देंगे टैक्स का अमाउंट तो सामने वाला क्रेडिट ले लेगा, तो क्रेडिट सामने वाले को मिलता नहीं, so we will not even write the amount of tax। फिर डी में लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, आगे बढ़ते हैं, नई कहानी शुरू करते हैं। अगर हमें एडवांस में पेमेंट मिला कोई चीज का, जैसे मैंने आपसे एडवांस में पैसे ले लिए, एडवांस फीस ले लिया, या गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, कोई भी चीज के लिए,
तो अपने को एक रिसीट वाउचर बनाने का है। क्या बनाना है? रिसीट वाउचर। अभी मैंने सर्विस तो आपको दिया ही नहीं है, गुड्स भी नहीं दिया, तो इनवॉइस ना भी बनाओ तो चलता, रिसीट वाउचर बना करके देना है। तो आपका जैसे ही पैसा आएगा तो आई मेक अ रिसीट वाउचर एंड गिव इट टू यू, or any other document containing such particulars as may be prescribed evidencing the receipt of payment. नाम कोई भी दो आप, रिसीट वाउचर बोलो या जो भी नाम दो, it is an evidence that we have received the advance payment. Okay, and as per rule 50, where at the time of receipt of advance rate of tax or nature of supply is not determinable, then what you do? Where the time of receipt of advance rate of tax is not determinable, tax shall be paid at the rate of 18%. And if the nature of supply is not determinable, same shall be treated as interstate supply. अभी क्या लिखा है देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे आए क्या कुछ समझ में? नहीं आया ना? तो देखो ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। एडवांस मिला। अब यहां पे देखो एक पॉइंट मैं आपको पहले याद कर रहा हूं, सेक्शन 7 अपन ने पढ़े थे, सप्लाई, है ना, फिर सेक्शन 9 भी देखा था, चार्जिंग सेक्शन। तो उसमें एडवांस जो है, और टाइम ऑफ सप्लाई भी देखा था अपन ने। टाइम ऑफ सप्लाई देखा आपने? वेरी गुड। तो टाइम ऑफ सप्लाई में क्या रहता है गुड्स के लिए कि इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, है ना। लेकिन वहां आपको याद होगा हमने नोटिफिकेशन देखे थे कि जो एडवांस रिसीट है उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखा है फॉर द टाइम बीइंग। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो जब इनवॉइस बनता है तभी आता है ना। लेकिन वो नॉर्मल टैक्सेबल पर्संस के लिए है जो सेक्शन 9 में कवर है। लेकिन जो सेक्शन 10 वाले लोग हैं, कॉम्पोजिशन वाले, उनको विच एवर इज अर्लियर लेना पड़ता है। एडवांस आया तो एडवांस पे टैक्स भरना पड़ता है। तो सवाल ये आया कि अगर एडवांस पे टैक्स भरना है तो अपने को अगर रेट नहीं मालूम, तो जिस दिन एडवांस आया उस दिन अपने को रेट ही नहीं मालूम कि वो गुड्स का रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो फिर अपन क्या करेंगे? तो उसमें बोला है 18% से टैक्स भरो। तो एडवांस के ऊपर 18% से टैक्स लगेगा। अगर हाँ, तो मैं यहां लिखता हूं इफ advance is considered as time of supply, TOS। ये तभी आएगा जब एडवांस को टाइम ऑफ सप्लाई माना जा रहा है। अगर एडवांस को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मान रहे, जैसे अभी उन्होंने एग्जाम करके रखा है नॉर्मल गुड्स के लिए, तो फिर ठीक है, फिर ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जब आप इनवॉइस बनाओगे वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो वहीं का रेट ऑफ टैक्स आपको लेना पड़ेगा। फिर एडवांस तो टैक्सेबल है ही नहीं। तो नॉर्मल गुड्स के केस में एडवांस टैक्सेबल है ही नहीं फिलहाल। और सर्विस में एडवांस टैक्सेबल है। सर्विस में एडवांस को टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। और कॉम्पोजिशन डीलर्स जो है उनके केस में भी एडवांस को टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो ये जो दो लोग हैं उनके लिए रूल लगेगा, सर्विस के लिए और गुड्स के केस में कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। ओके, तो क्या कह रहा है कि अगर एडवांस के दिन रेट ऑफ टैक्स नहीं मालूम, नॉट डिटर्मिनेबल है, तो 18% से भर दो। और दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, यानी कि मैं आपको कहां गुड्स दूंगा या सर्विस दूंगा, इसी स्टेट में या किसी दूसरे स्टेट में, यानी ये इंट्रा स्टेट होने वाला है या इंटर स्टेट सप्लाई होने वाला है, वो नहीं मालूम। तो फिर मैं CGST SGST लगाऊं या IGST लगाऊं? क्योंकि अगर इंट्रा होगा तो CGST SGST या UTGST लगेगा, और अगर इंटर हो गया तो IGST लगेगा। लेकिन एडवांस के वक्त मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो सप्लाई होगा बाद में वो कौन सा वाला होगा? तो अगर ये नहीं मालूम, इफ इट कैन नॉट बी डिटरमिन, अगर वो तय है कि लोकली होने वाला है, तो आप CGST SGST लगा दो या UTGST। लेकिन अगर दुविधा में हो कि कौन सा सप्लाई होने वाला है, तो फिर लिखा है कि इट विल बी डीम्ड टू बी इंटरस्टेट, यानी आपको IGST लगा करके देना पड़ेगा। एडवांस के ऊपर।
फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है ई कि वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन इशूज अ रिसीट वाउचर बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड। आपने एडवांस दिया और जैसे हमने क्लॉज डी में देखा कि हमने टैक्स भर दिए, लेकिन बाद में ये हुआ कि आप सर्विस लेने आए ही नहीं, अल्टीमेटली जो सर्विस देना है वो हुआ ही नहीं, ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो गया, नेगोशिएशन कैंसिल हो गया और सप्लाई हुआ ही नहीं, तब क्या होगा? नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड इन परसुएंस thereof. The said registered person may issue to the person who made the payment a refund voucher against such payment. फिर मैं आपको refund voucher दे दूंगा। तो पहले मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया और अब ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया तो मैं आपको रिफंड वाउचर दे दूंगा, सिंपल, उसके बदले। और फिर आगे लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 9 shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from a supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both. यानी मुझे आपने इनवॉइस दिया, आरसीएम है, आपने मेरे को इनवॉइस दिया, तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप तो मेरे को इनवॉइस दोगे, टैक्स इनवॉइस दे दोगे, ठीक है, आरसीएम है, बट यू विल गिव मी अ टैक्स इनवॉइस बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड पर्सन. If you are unregistered and I am liable to pay tax under RCM, तो फिर मुझे रिसीट के वक्त जब गुड्स आएंगे मेरे पास उस वक्त टैक्स इनवॉइस इशू करना है, मैं ही इशू करूंगा. द रेसिपिएंट हैज टू इशू द टैक्स इनवॉइस. कब? एक तो ये आरसीएम वाला केस है और दूसरा कि जब आप अनरजिस्टर्ड हो, यानी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट आरसीएम में कवर होता है, या तो 3 में या 4 में ऑफ सेक्शन 9, तो फिर अपने को इनवॉइस बनाकर इशू करना पड़ेगा. किसके नाम पे? अपने नाम पे. रिवर्स चार्ज, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. और जी कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अंडर 3 और 4 ऑफ 9 शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. तो अपने को एक पेमेंट वाउचर भी बना करके फिर पेमेंट करना पड़ेगा. ये दोनों ही केस में, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, पेमेंट वाउचर तो बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, पेमेंट वाउचर हैज टू बी मेड. Thus, a recipient liable to pay tax under 9(3) has to issue invoice only when supplies have been received from unregistered supplier. It is important to note here that intrastate supplies of goods and or services received by unregistered person from unregistered supplier, by a registered person from unregistered supplier are exempt from tax provided the aggregate value of such supplies received from any or all unregistered suppliers up to 5,000 in a day. ये अपन ने पढ़ा था. तो 5,000 तक तो एग्जेम्प्ट है. वैसे तो क्या है कि अपन ने देखा कि ये अभी तो उन्होंने पूरा ही उसको गोल करके रखा है. अनरजिस्टर्ड से अगर रजिस्टर्ड को मिलता है तो फिलहाल तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है. 9(4) बेसिकली ये 9(4) के लिए है, लेकिन अपन देखें ना सेक्शन 9(4) अभी अबेटेड है. मैंने आपको कहा ही है कि इलेक्शन तक तो कुछ होने वाला नहीं है लोकसभा के, बाद में देखेंगे उसको. लेकिन 5,000 तक वो वैसे भी एग्जेम्प्ट. अगर 9(4) लग भी गया तो भी 5,000 तक तो एग्जेम्प्ट है ही. अगर 5,000 रुपए से कम में मिला है पूरे दिन में, ये नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जितने भी अनरजिस्टर्ड लोगों से मैंने कुछ कुछ सामान लिया है और 5,000 रुपए से कम है इन अ होल डे, देन आई डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. Further, where the aggregate value of such supplies covered under 9(4) exceeds 5,000 in a day from any or all unregistered suppliers, the registered person may issue a consolidated invoice at the end of the month. This provision also applies to bill of supply. तो फिर अपन पूरे महीने का एक consolidated invoice बना सकते हैं. And besides, a registered person who is liable to pay tax under reverse charge under 9(3) or 4 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier. ये तो देखा ही अपन ने, पेमेंट वाउचर तो इशू करना ही करना है.
और पेमेंट वाउचर में क्या क्या डिटेल्स लिखना है वो भी दिया है, एक बार उसको पढ़ के रखना है. नेम, एड्रेस एंड जीएसटी एंड नंबर ऑफ सप्लायर इफ रजिस्टर्ड, consecutive serial number not exceeding 16 characters, वही मल्टीपल सीरीज या एक सीरीज में लगा सकते हो. अल्फाबेट, न्यूमरल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स रह सकते हो उसके अंदर. डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द रेसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, अमाउंट पेड, रेट ऑफ टैक्स जिसमें सेंट्रल स्टेट सबका अलग अलग मेंशन करेंगे. देन अमाउंट ऑफ टैक्स वो भी सबका अलग अलग लिखेंगे कौन सा वाला है. प्लेस ऑफ सप्लाई along with name of the state and its code in case of supply in the course of interstate trade or commerce, and signature or digital signature. फिर अगले नंबर पे है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है. कंटिन्यूअस सप्लाई आपको मालूम है, हमने वहां भी डिस्कस किया था पहले भी कि कंटिन्यूअस सप्लाई अगर है जहां पे जैसे वो मैंने माइन वगैरह का एग्जांपल दिया था, या ऑयल सप्लाई है, पाइपलाइन से ऑयल सप्लाई हो रहा है तो कंटिन्यूअस है, चल रहा है लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे. मेरे फैक्ट्री से आपके फैक्ट्री में ऑयल सप्लाई हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज सप्लाई हो रही है जो पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, इट्स कंटिन्यूअस मूवमेंट है ना, तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई कहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि अपन गिनते आते हैं और फिर या तो वीकेंड पे या मंथ एंड पे अपन इनवॉइस बना के इशू करते हैं या स्टेटमेंट बना के इशू करते हैं कि इतने समय में इतना माल चले गया. तो वो स्टेटमेंट्स जो बनते हैं या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स होते हैं कि आप हर हफ्ते पेमेंट करते जाओगे मेरे को, तो वहां पर फिर अपने को इनवॉइस बनाना पड़ता है. तो वो लिखा है कि वह सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट और पेमेंट एज द केस मे बी. Then subject to provisions of clause D of subsection 3 in case of continuous supply of service. अगर सर्विस में कंटिन्यूस सप्लाई है, जैसे इसके एग्जांपल भी हमने देखे थे, मोबाइल कनेक्शन, तो आइडिया या एयरटेल आपको पोस्टपेड अगर आपका है तो कंटिन्यूस कनेक्शन देके रखा है ना, यानी सर्विसेज कंटिन्यूस. फिर उसमें क्या होता है कि आपको एक टाइम फिक्स कर दे कि ये टाइम में या मंथली साइकिल वगैरह जो भी है कि ये मंथ खत्म होगा तो आपका इनवॉइस बनेगा, या फिर जब आप पेमेंट करोगे, या फिर इवेंट के बेसिस पे हो सकता है. स्लैब का एग्जांपल दिखा था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि ये स्लैब गिरेगा तो इतना पैसा देना है, फिर वो स्लैब गिरा तो इतना पैसा देना है, फिर उसके बाद का स्लैब गिरा तो इतना पैसे देना है. तो वो इवेंट बेस भी हो सकता है, पेमेंट बेस भी हो सकता है, या फिक्स्ड टाइम बेस पे हो सकता है. तो वो पॉइंट दिया है, तो तब अपने को इनवॉइस इशू करते जाना है. तो पहले पॉइंट में दिया है कि where the due date of payment is ascertainable from the contract. Due date of payment is ascertainable from the contract. ये टाइम बेसिस यू कैन से कि हर महीने की 30 तारीख को इनवॉइस बनाएंगे, या हर महीने की 15 तारीख, तो 15 तारीख तक जितना भी सप्लाई हुआ उसका इनवॉइस बनेगा. The invoice shall be issued on or before the due date of payment. Secondly, where the due date of payment is not ascertainable, the invoice shall be issued before or at the time the supplier of service receives the payment. अगर फिक्स नहीं है तो फिर जब जब भी आप मेरे को पैसा देंगे तब मैं इनवॉइस बनाते जाऊंगा. और तीसरा है कि अगर वो इवेंट के कंप्लीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट. ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है. इवेंट फिक्स होते हैं कि एक स्लैब गिरेगा तो इतना पैसा, दूसरा स्लैब गिरा तो इतना पैसा, तीसरा स्लैब गिरा तो इतना पैसा. तो तब हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. अब यहां एक पॉइंट याद रखो, नहीं तो मिस्टेक करोगे कि इवेंट हो गया तो इवेंट होने पर इमीडिएट इनवॉइस है. ऐसा नहीं कि इवेंट होने के बाद और 30 दिन. नो, सर्विस में नॉर्मली 30 दिन होते हैं, सप्लाई के बाद 30 दिन. लेकिन अगर कंटिन्यूअस वाला केस है तो फिर इवेंट होने पर इमीडिएट इनवॉइस, नॉट 30 डेज आफ्टर इवेंट. जैसे एक एग्जांपल में दिया है कि जानवी सिनेमा एंटर्ड इनटू एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद पीर सर्विसेज लिमिटेड. तो देखो इसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया है. एएमसी जो होता है ना, कंटिन्यूअस होता है, साल भर का होता है. रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आ गए इसमें, रेंटल फॉर 2 months, 3 months, 6 months, साल भर का रेंटल. तो रेंटल एग्रीमेंट्स आ गए, लीज एग्रीमेंट्स आ गए, कंटिन्यूअस है ना.
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं. मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, all of them fall in this category of continuous supply of service. जिसमें अपन देखा था ना डेफिनेशन कंटिन्यूस सप्लाई का क्या होता है कि जहां एक सर्विस 3 महीने से ज्यादा चलने वाली है और उसमें पीरियोडिकल पेमेंट्स का रिक्वायरमेंट, या फिर वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा एज कंटिन्यूस सर्विस. तो वो एग्जांपल दिया देखो एएमसी फॉर 1 year April to March for air conditioners fitted in their theaters. As per the contract, payment for such services has to be made on 7th April. However, Janvi Services made the payment on 15th April. Since service provided by Peer to Janvi is a continuous supply of service and due date of payment is ascertainable as per the contract. Due date क्या था? 7th April था. तो 7th April को ही invoice बनना चाहिए. Invoice का डेट क्या होगा? 7th April and not 15th. और मान लो कि एक एएमसी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया जिसमें कोई ड्यू डेट फिक्स नहीं है, जब मर्जी हो तब पेमेंट कर देना, ऐसा है. तो अगर ऐसा है कि जब मर्जी हो तब पेमेंट कर देना, तो फिर सामने वाला जिस दिन पेमेंट करेगा उसी दिन मैं इनवॉइस बना के उसको दूंगा. फिर 6 पे लिखा है कि इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation. बहुत सिंपल है. मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लंबा, लेकिन बीच में ही अपन को कैंसिल करना पड़ा, सीज हो गया. तो कॉन्ट्रैक्ट लंबा है लेकिन बीच में सीज हो गया, तो जहां सीज हुआ उस वक्त तक का जो सप्लाई हो चुका है उसका इनवॉइस मेरे को बना के आपको देना है. जो बच गया है उसका इनवॉइस नहीं बनेगा, जितना हो गया सप्लाई उतने का इनवॉइस बना के मैं आपको दूंगा. कब दूंगा? जब ये सीज हुआ तब. और फिर 7 में लिखा है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन वन वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल, सेंट ऑन अप्रूवल होता है ना, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, आर रिमूव्ड बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier. तो रिमूवल यानी हमारे फैक्ट्री से निकला, तो मेरी दुकान या फैक्ट्री से गुड्स निकल गया है, मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, गुड्स आपको मिल गया, आपके भेजा है, लगे तो आप अप्रूव कर लेना, नहीं तो वापस कर देना, ऐसे मैंने कहा था. तो इट इज कॉल्ड एज गुड सेंट ऑन अप्रूवल. तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल में रिमूवल के टाइम पे इनवॉइस नहीं बनाने का. ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोर्टर को दिया, ट्रांसपोर्टर ने लाके आपको दे दिया, इनवॉइस नहीं बनेगा. इनवॉइस कब बनेगा? या तो जब आप अप्रूव कर दोगे, अप्रूव कर दोगे तो सप्लाई कंप्लीट होगा, सेल हो जाएगा ना, ये ना सप्लाई होगा, तो तब बनाना है. या अगर आप 6 महीने तक कुछ भी नहीं करते हो, ना तो आपने अप्रूव किया ना वापस किया, गुड्स पड़ा है, गुड्स आपके पास मस्त यूज कर रहे, तो फिर 6 महीने जब एक्सपायर होंगे तो मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा. It will be deemed supply on expiry of 6 months. तो ऐसा है. तो या तो एक्चुअल सप्लाई जब होगा तब, यानी आपका अप्रूवल, या फिर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, whichever is earlier. तो सब बातें याद रखो, कोई भी एक पॉइंट पे 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि द एक्सप्रेशन टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड एनी रिवाइज्ड इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड अर्लियर. तो इनवॉइस इंक्लूड्स अ रिवाइज्ड इनवॉइस आल्सो, दैट्स अ सिंपल थिंग. फिर उसके बाद दिया है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, अपने पढ़े थे आईटीसी में. मेन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इनवॉइस हेड ऑफिस को देता है, हेड ऑफिस जो आईएसडी में रजिस्टर्ड है. फिर वो आईएसडी क्या करता है कि अपने इनवॉइसेस बना के अपने यूनिट्स को देता है और क्रेडिट को पास ऑन करता है. तो वो लिखा है कि वो इनवॉइस कैसे बनाएगा. वेरी सिंपल. उसमें लिखा है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस एज द केस में बी एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट, या तो इनवॉइस या उसी का क्रेडिट नोट issued by input service distributor shall contain the following details.
नेम, एड्रेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी अपना नाम जो आईएसडी है उसका खुद का डिटेल्स, देन कॉन्सेक्यूटिव सीरियल नंबर ऑफ कोर्स 16 कैरेक्टर्स तक का, फिर डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआई नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का नाम, पता और नंबर, यानी अपने यूनिट जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर कितना क्रेडिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो लिखना पड़ेगा, एंड सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर. And provided that where the ISD is an office of a banking company or a financial institution including NBFC, a tax invoice shall include any document in lieu thereof by whatever name called, whether or not serially numbered but containing information mentioned above. तो ये तो अपन ने देखा ही था ना, उधर शुरुआत में देखा था, एक्सेप्शन में. फिर वन ए कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन एंड स्टेट कोड एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर may issue an invoice or as the case may be credit or debit note to transfer the credit of common input services to input service distributor which shall contain the following details. तो क्या कह रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका पैन नंबर और स्टेट कोड सेम है एज आईएसडी, यानी मेरा ही एक यूनिट, जैसे फारूक का क्लासेस है तो फारूक का क्लासेस टैक्स पेयर, और एफएचसी का ही आईएसडी भी है, तो मेरे पास दो रजिस्ट्रेशन है, एक मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन और मेरा आईएसडी रजिस्ट्रेशन. तो अगर दोनों है सेम स्टेट में तो उसके लिए है ये वानी. तो क्या कहता है देखो, रजिस्टर्ड पर्सन फारूक क्लास हैविंग सेम पैन एंड स्टेट कोड एज आईएसडी, तो मेरा ही आईएसडी भी है महाराष्ट्र के अंदर ही, मे इशू एन इनवॉइस और एज ए केस में बी अ क्रेडिट और डेबिट नोट टू ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ common input services to the ISD, यानी ये फारूक का क्लासेस जो है नागपुर, इसको एक इनवॉइस मिला जिसमें यूजर बेनिफिशियरी ये भी है और मेरा आईएसडी भी है. तो मेरे एफएचसी के जो बाकी है जैसे दिल्ली ऑफिस है और हैदराबाद ऑफिस है, ये भी बेनिफिशियरीज है. तो मेरे को इनवॉइस यहाँ आया, लेकिन कुछ क्रेडिट मेरे को लेना है, कुछ क्रेडिट मेरे को मेरे दूसरे ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो मैंने क्या किया कि फारूका क्लासेस नागपुर आईएसडी को भी रजिस्टर करूंगा मैं. मेरे दो रजिस्ट्रेशन रहेंगे, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, आईएसडी रजिस्ट्रेशन. तो जो इनवॉइस यहाँ पे आया है उसमें से एक इनवॉइस बना के मैं इसको दूंगा, जो फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा दिल्ली. फिर यहां से वो इनवॉइस बना के दिल्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी स्टेट्स में अगर करना है जहां जहां है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें. तो ये है मे इशू एन इनवॉइस और एज ए केस में भी क्रेडिट और डेबिट नोट. क्रेडिट डेबिट से होता है ना, क्रेडिट नोट कब देंगे जब पैसे कम करना है, यानी मेरे को रिफंड मिल गया सामने वाली पार्टी से, तो मैं यहाँ क्रेडिट नोट इशू करूंगा जिसमें टैक्स कम होगा. और अगर सामने वाली पार्टी ने मेरे को बढ़ाकर दिया अमाउंट, बाद में ओरिजिनल इनवॉइस में 10 लाख लिखा था, फिर बाद में 2 लाख और लिया, तो मैं वो 2 लाख इनको भी ट्रांसफर करूंगा ना, तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा. सो व्हेन यू हैव टू टेक एडिशनल अमाउंट यू इशू डेबिट नोट. इफ यू वांट टू रिड्यूस द अमाउंट यू गिव क्रेडिट नोट. तो जो भी होगा, जो यहां से आएगा वो आगे मैं पास ऑन करूंगा. तो ऐसा है, तो मैं आगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना के दूंगा ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज. किस चीज का मैं आगे दे रहा हूं, कॉमन इनपुट सर्विसेज. कॉमन इनपुट सर्विसेज यानी जिसका यूसेज बाकी ऑफिसेज में भी हुआ है, तो मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, वो फिर आगे पास ऑन करेगा. तो ये जो इनवॉइस यहां बना रहा हूं मैं, वो ये है, ये इनवॉइस. और ये जो इनवॉइस बन रहा है वो तो ऊपर में देखा ही अपन ने. तो इसमें भी वही सारे डिटेल्स रहेंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी, वही सारे डिटेल्स इसमें भी रहेंगे. बहुत सिंपल है. फिर उसके बाद आ जाओ 55 एक रूल है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. सो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस जो होता है, ट्रक का ड्राइवर, शैल कैरी कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई issued in accordance with the provisions of these rules. In case where such person is not required to carry an e-way bill under these rules. ई-वे बिल अपन अब बाद में आके पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो
तो अगर वे बिल नहीं होता तो फिर ये जो टैक्स इनवॉइस है ये उसको कैरी करना जरूरी है, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, एग्जाम गुड्स के लिए बिल ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस है, बहुत सिंपल है, हेडिंग ही काफी है। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जो भी टैक्स इनवॉइस है, बाकी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसमें टैक्स का जो अमाउंट है उसको अलग से लिखना जरूरी है, सेपरेट मेंशनिंग करना जरूरी है, प्रोमिनेंटली इंडिकेट करना जरूरी है। Then coming to section 34, the last section, that is credit and debit notes. Now why credit and debit notes are required? If there is a difference in the amount that you have billed and the amount that is actually chargeable, right? So suppose if you have billed 10,000 but the actual chargeable amount was only 8,000, then you will issue a credit note to the other party for the difference amount, because the amount is to be reduced. So if the invoice amount is to be reduced, then you will issue credit note, right, to the other party, to this recipient of goods or service. And in the reverse case, if the amount is to be increased or enhanced, then you will issue a debit note, right? So you will debit the other party, means I want more money from you. So that is it. So let's see, very simple section, that where one or more tax invoices, so it can be one or it can be more than one, have been issued for supply of any goods or services or both, and the taxable value or the tax charged. So two things can be can differ, the taxable value itself or the tax charged. In that tax invoice is found to exceed the taxable value, means the value exceeds the actual taxable value, or the tax payable in respect of such supply. Tax is to be compared with tax, value is to be compared with value. Or where the goods supplied are returned by the recipient, if he is returning the goods back to you, or the goods or services of both supplied are found to be deficient. The registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient one or more credit notes. So it can be one or it can be more than one credit notes for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed. So what you do, you issue a credit note. Credit note means you are returning the money, as good as returning the money to the recipient, right? So for that we'll issue a credit note. And subsection 2 says that a registered person who issues a credit note in relation to supply of goods or service of both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued. Okay, in the return of that month in which the credit note is issued, but not later than September following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, that is December end, whichever is earlier. So before you file your September return or the annual return, whichever is earlier. And the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed. That is fine. Adjustment means you have to, since the credit note is issued, so the tax will reduce, right? In credit note what happens, the tax will come down, will reduce. So what you do is that you adjust this tax in that month in which you are adjusting, in which you are issuing the credit note. So whatever tax was payable for that month, you will reduce that by this tax which has come down. Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person. Interesting. If the incidence has passed on, means if we have already recovered that amount from the customer, from the buyer, then we cannot reduce this tax from our liability. Or if we want to reduce, we have to first refund that amount to the customer. If we show that we have refunded the extra tax to the customer, then yes, then we can adjust it, otherwise not. Because once the incidence is passed on, the principle of unjust enrichment applies.
Otherwise what happens that you have recovered the money from the recipient also, and you will set off against the government liability also, so you are doubly benefited. That should not happen, right? So you'll have to prove that you have not passed on the incidents to the recipient. How will you prove that? By showing that we have refunded the amount to the recipient. Like for example, if I have collected 1000 rupees from the recipient originally, and now the liability stands at 800 only. So what we have to show that we have refunded 200 rupees to the recipient. And if we show that we have refunded 200 to recipient, then yes, then we will be entitled to set off that 200 against our output tax liability. Then the reverse is the debit note. Very simple. Where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services, or both, and the taxable value again or the tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or the tax payable in respect of such supply. Means the amount that we have charged, the value of the tax is less as compared to what we should have charged. Then the registered person who has supplied such goods or service or both shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed. So all the details are there, and the details are almost similar to the invoice, except that here you have to also mention the original invoice number. Debit note or credit note must mention the original invoice number for which it is issued, and you can issue more than one also in a financial year. And the registered person who issues a debit note in relation to supply of goods or services or both shall declare the details of the debit note in the return for the month during which the debit note has been issued, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed. So here adjustment means added. So here the tax liability will increase, okay? And when you issue a credit note, your tax liability, output tax liability is reduced, and when you issue a debit note, your tax liability will stand increased. And for the purpose of this act, explanation says the debit note shall include a supplementary invoice. Supplementary invoice means an additional invoice which is issued apart from the original invoice. So debit note will include a supplementary invoice also. So some people may call it as a supplementary invoice, but for the purpose of the act it will be a debit note only, right? So this is a simple chapter.